हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिना पानी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपने घर में बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा, आज हम लोग आप लोग के सोशल साइंस में क्लास 6 के सोशल साइंस में जो चैप्टर नंबर 5 था, द वैदिक पीरियड, इस चैप्टर में इससे पहले हमने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। आज एक बार फिर से हम उन चीज़ों को रिवाइज करते हुए इस चैप्टर को बेटर वे में समझने की कोशिश करेंगे और आप सभी लोग ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा और हम जो कुछ भी आपको बताएं उसे आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आप लोग को बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बेटा, चैप्टर का नाम है द वैदिक पीरियड, ठीक है? तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि आप लोग इस चैप्टर तक जो पहुँचे हैं, चैप्टर नंबर 5 तक, इससे पहले आप लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको एक बार ज़रा रिकॉल करिए, तो आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे आप लोग आगे की तरफ अपनी हिस्ट्री में बढ़ रहे हैं। जब मैंने आप लोग को पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आप लोग को बताया था कि क्लास 6 में आप लोग जो पढ़ेंगे वो भारत की एंशिएंट हिस्ट्री होगी, ठीक है बेटा? कौन सी हिस्ट्री होगी? एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो आप लोग को सीखा जाएगा, जो आपको बताया जाएगा, वो है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, ठीक है, किस तरह से आप लोगों ने देखा था कि जब आपका जो पहला चैप्टर था उसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन ने किस तरह से पहली बार अपना विकास शुरू किया, कैसे उसने आपको आगे की तरफ बढ़ाया और कैसे अलग अलग एजेस में गुजरते हुए अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ वो लेती गई। तो आप लोगों ने हमारे एंसेस्टर्स के बारे में पढ़ा, फिर पहले फर्स्ट फार्मर्स एंड फर्स्ट हार्डर्स के बारे में पढ़ा, फिर आप लोगों ने अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में पढ़ा। तो इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद अब आप लोग पहुँचे द वैदिक पीरियड पे। जब अर्लीस्ट सिटीज़ आप लोग पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप लोग समझते चलिएगा चीज़ों को। जब अर्लीस्ट सिटीज़ पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जब आप लोगों ने पढ़ा था तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से पहली बार एक तरह से विकास के प्रोसेस पे, मतलब डेवलपमेंट के प्रोसेस पे चलते हुए किस तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन ने किस तरह से एक कहा जा सकता है कि एक अभूतपूर्व, मतलब इससे पहले ऐसा कभी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उस तरह के प्रोसेस को अपनाया। आप लोगों ने इन द अर्लीस्ट सिटीज़ चैप्टर में पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोगों ने किस तरह से अपनी लाइफ को आगे की तरफ बढ़ाया। उनके रहन सहन का स्तर बहुत ही ऊंचा था, उनकी जो लाइफ थी, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, हर एक लाइफ में वो पहले से बेटर थे। मतलब अगर हम कंक्लूड करें इन बातों को तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पूर्वज जहाँ से शुरुआत होती है उनसे लेकर के आदि मानव से लेकर के और अर्लीस्ट सिटीज़ के रहने वाले लोगों तक की चीज़ों को अगर आप देखें तो आप लोगों ने पाया था कि कितनी तेज गति से वो लोग आगे की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। वो प्रोसेस लगातार आज तक चला और आज हम जो जिस डेवलपमेंट की स्टेज पर हैं, आगे चल करके ये और अधिक विकसित होकर के आप लोग को, ये जो ह्यूमन बीइंग है, आगे चल करके और अधिक विकसित हो जाएगा। अभी भी लगातार ये डेवलपमेंट ही कर रहा है और आगे भी ये लगातार करता ही जाएगा। तो विकास जो है इसका एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी रुकेगा नहीं, ठीक है? उसी प्रोसेस में जब अर्ली सिटीज़ के बाद के प्रोसेस में एक नया जो भारतीय हिस्ट्री में जो एक नया जो टॉपिक जुड़ता है वो है बेटा, वो है वैदिक काल, वैदिक पीरियड। तो चलते हैं, समझते हैं इस चीज़ों को। आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि वैदिक पीरियड इस चैप्टर का नाम क्यों दिया गया है। सबसे पहले इसको समझ लीजिए। हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वेद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें पहला था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये जो वेद थे वो हमारे हिंदू संस्कृति के सबसे पुराने ग्रंथ हैं, ठीक है? इनसे पुराना हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो वैदिक पीरियड में इन ग्रंथों की रचना हुई, ठीक है? अब इसको चलिए समझते हैं कि क्या है वैदिक पीरियड। आज से लगभग 1500 BC पूर्व, ठीक है, 1500 BC के आसपास हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसकी समाप्ति हो जाती है। 1500 BC के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन की समाप्ति हो जाती है। और जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की समाप्ति कैसे होती है। उसके बारे में जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनके पास कोई भी एक मतलब राय नहीं है, कोई भी एक मत नहीं है बेटा। वो सभी अलग अलग चीज़ों को कारण बनाते हैं।
कोई कहता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बाढ़ की वजह से समाप्त हुई, तो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि इन्हें आक्रमण के द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो कुछ कहते हैं कि कोई नेचुरल डिजास्टर आई होगी इसकी वजह से समाप्त हो गया। तो युद्ध की वजह से भी समाप्ति कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी समाप्ति मानते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब समाप्त होती है तो वहीं से एक नई भारत की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर जुड़ जाता है, एक नया अध्याय जुड़ जाता है, वो होता है वैदिक पीरियड। इसको वैदिक पीरियड इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि इसी पीरियड के दौरान चारों ऋग्वेदों की रचना हुई और उन्हीं चारों वेदों की रचना होने की वजह से इस पूरे टाइम ऑफ पीरियड को वैदिक पीरियड के नाम से दिया जाता है, इस वैदिक पीरियड के नाम से कहा जाता है। तो इस पीरियड की जो कुछ विशेषताएं हैं उसको सबसे पहले समझ लीजिए। ये जो वैदिक पीरियड है टोटली हमारी डिपेंड है आर्यंस की हिस्ट्री पे। भारत में आर्य लोग आते हैं, इनकी हिस्ट्री पर पूरी तरह से चैप्टर डिपेंड है। वैदिक पीरियड किस पर डिपेंड है बेटा? आर्यंस पे। तो बेसिकली इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए, तो आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे कि वैदिक पीरियड का जो मतलब है वो है हमारी आर्यंस की हिस्ट्री। हम आर्यंस की हिस्ट्री को लेकर के इस चैप्टर में चीज़ों को पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोग जो सबसे पहली चीज़ समझेंगे वो है अराइवल ऑफ आर्यंस। ठीक है, अराइवल ऑफ आर्यंस। भारत में आर्यों का आगमन। भारत में आर्य कैसे आए और ये कौन थे? चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है हमारे दिमाग में कि जो आर्य थे ये कौन थे, कहाँ थे, कैसे, कहाँ से भारत में कैसे आए? तो देखिए, जब 1500 BC के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन की समाप्ति हुई, ठीक है, तो भारत में आर्य सबसे पहले दो अलग अलग स्टेजेस में आए, भी उसको भी हम आगे चल करके आपको बताएंगे। तो 1500 BC की समाप्ति पर जब भारत की जब अर्लियर सिटीज थी, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जब उसकी समाप्ति होती है तो वहीं से भारत की हिस्ट्री पर एक नया अध्याय जुड़ जाता है जिसको हम लोगों ने द वैदिक पीरियड कहा है। बेटा, जो आर्य थे ऐसा हमारे स्टूडेंट्स मानते हैं कि मूल रूप से जो थे वो यूरोपियन एशियन, ठीक है, यूरोपियन यूरेशिया कंट्रीज के थे। ये वेस्ट एशिया से आए हुए थे। ठीक है, आर्यन कहाँ थे के निवासी थे? मूल रूप से ये वेस्ट एशिया की तरफ से आए हुए थे। ठीक है, और इनके बारे में जो चीज़ें हम लोग के पास हैं अवेलेबल, हमारे जो हिस्टोरियंस के पास, वो ये है कि भारत में ये अलग अलग स्टेजेस में आए। ठीक है, ये भारत में एक साथ नहीं आए, ये भारत में अलग अलग स्टेजेस का मतलब होता है बेटा ये भारत में दो तरह से आर्यों के आगमन को देखा जाता है। हम लोग जब पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ द वैदिक पीरियड, डिवीजन ऑफ द वैदिक पीरियड, तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि जो आर्य थे भारत में वो एक ही बार में नहीं आए। ऐसा हमारे स्टूडेंट्स मानते हैं कि ये दो बार में भारत में आए, दो स्टेजेस में आए। पहला जो है उसको इन लोगों ने नाम दिया है अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, और दूसरा जो स्टेज है उसको इन लोगों ने नाम दिया है लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड माना गया है वो जो था वो है आपका बेटा 1500 BCE से लेकर के 1000 BCE तक, 1500 BCE से 1000, और इसे माना गया है 1000 BCE से लेकर के बिफोर कॉमन ईरा से लेकर के 600 BCE तक। तो ये अलग अलग स्टेजेस में भारत में आर्य आते हैं। ठीक है, तो आर्य क्या है? मूल रूप से वेस्ट एशिया की तरफ निवासी थे और भारत में ये आए, और भारत में आकर के सबसे पहले जब ये लोग अर्ली वैदिक पीरियड में जो हम लोग पढ़ते, देखिए अर्ली वैदिक पीरियड में जो रचना हुई है, जिस मतलब जो अर्ली वैदिक पीरियड में जिस हमारे पास जो इसका रिकॉर्ड है, तो अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में हमें सब कुछ ऋग्वेद बताता है। अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारी जानकारियाँ हमको किससे पता है? ऋग्वेद से। और लेटर वैदिक पीरियड के समय की जो रचनाएं, जो ग्रंथ जिसके बारे में लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पता चलता है वो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो बेसिकली वेद ही है जिसके बारे में हम वैदिक पीरियड के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो वेदों के द्वारा ही जानते हैं। और लेकिन जो अर्ली और वैदिक पीरियड है, अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जितनी जानकारियाँ होती हैं वो हमको ऋग्वेद के द्वारा मिलती हैं, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद की रचना होती है, ऋग्वेद लिखा गया था, और लेटर वैदिक पीरियड में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये बाकी के तीनों वेद लिखे गए थे। तो आर्यों के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं बेटा। तो ये वेस्ट एशिया से आए थे और ये यूरोपियन एशियन, ठीक है, उस यूरोपियन एशियन की तरफ के थे। और दूसरी चीज़ जो समझ लीजिए, ये संस्कृत बोलते थे, ठीक है, और
और ये संस्कृत बोलते थे और जो हमारे वेद थे वो संस्कृत भाषा में ही इन लोगों ने लिखा। ठीक है, तो इनकी जो बोलचाल की भाषा थी आर्यों की वो क्या थी? संस्कृत। और ये जो वेद जो हमारे थे वो भी किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो ये वैदिक पीरियड के बारे में और ये आर्यों के बारे में कुछ चीजें थी जिसको आपको समझना है। अब आगे बात करेंगे। देखिए हम सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन उन सारी चीज़ों में आप लोग को जो समझने वाली बात है, आप लोग एक एक चीज़ को अलग अलग फैक्ट की तरह समझिएगा तो आप लोग को आसानी समझ में आएगा। तो आर्यों के बारे में आप लोगों ने क्या समझा कि ये जो वेदों की रचना हुई वो संस्कृत भाषा में हुई, और जब हम डिवीजन देखते हैं वैदिक पीरियड का तो उसको हम लोगों ने दो भागों में अलग अलग करके देखा है। अर्ली वैदिक पीरियड में हम लोगों ने माना कि 1520 जो हमारे स्टूडेंट्स ने टाइम पीरियड दिया वो 1520 से 1000 का था, और लेटर जो था वो 1000 से लेकर के 600 तक के बीसी का था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बेटा जब इस चैप्टर में, वो है आर्यों की लाइफ के बारे में। देखिए अब हम दोनों ही हम जब आर्यों की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप लोग को आर्यों के बारे में अभी मैंने बहुत ही ब्रीफ तरीके से समझाया, बहुत ही संक्षेप में मैंने चीज़ों को समझाया है। अब आप लोग आर्यों के बारे में जो चीज़ें हैं उसको डिटेल तरीके से अब पढ़ेंगे। तो जब आप लोग आर्यों की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप लोग अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ेंगे। तो हम लोग जो लाइफ पढ़ेंगे उसको कुछ ऐसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लाइफ ऑफ आर्यंस इन अर्ली वैदिक पीरियड। इन अर्ली वैदिक पीरियड, चलिए समझते हैं चीजों को, और यहीं से आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करिएगा। तो वैदिक पीरियड में बेसिकली आप लोग को किसके बारे में पढ़ना है? आर्यों के बारे में। ठीक है, देखिए भारत का नाम भी आर्याव्रत था। ठीक है, तो आर्याव्रत अंग्रेजों की आर्याव्रत जो था बेटा वही इन्हीं आर्यों के आने की वजह से है। ठीक है, इन्हीं के नाम के बेसिस पर उनको कहा जाता है आर्याव्रत। तो भारत देश का नाम आर्याव्रत भी है। ठीक है, वो आर्यों के आगमन की वजह से ही, अराइवल की वजह से ही है। तो हम लोग जब आर्यों की अर्ली वैदिक पीरियड में जब आर्यों की हम लोग लाइफ के बारे में पढ़ेंगे बेटा, तो हम लोग इनकी लाइफ को 3 अलग अलग एंगल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनकी पॉलिटिकल लाइफ को देखेंगे, इनकी पॉलिटिकल लाइफ को देखेंगे, इनकी सोशल लाइफ को देखेंगे, और इनकी इकोनॉमिकल लाइफ को देखेंगे। ठीक है, इनकी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, और हम सोशल लाइफ में ही इनकी रिलीजियस लाइफ को भी देखेंगे कि इनका धार्मिक जीवन कैसे था। ठीक है, तो हम आर्यों के बारे में जब बात करेंगे तो हम इनको इन अलग अलग 3 पॉइंट्स के अंतर्गत इनकी लाइफ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा पॉलिटिकल लाइफ की। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पॉलिटिकल लाइफ क्या है। देखिए आर्य जब भारत में आए थे तो ये जिस पोर्शन में रह रहे थे उस पोर्शन को नाम दिया जाता था सप्त सिंधु प्रदेश। क्या नाम था बेटा? सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश। आर्य जहां रहते थे उस जगह को नाम दिया गया, उस जगह को ये लोग क्या कहते थे? सप्त सिंधु प्रदेश। इस बात को समझिएगा, भारत में जब आर्य आए तो 2 अलग अलग स्टेजेस में, मैंने भी आपको बताया। अर्ली में पहला जो नाम दिया गया 1000 से 15 से 100 से लेकर के 1000 अर्ली वैदिक पीरियड, दूसरा 1000 से 600 लेटर वैदिक पीरियड। तो पहली बार जब ये लोग आए तो भारत में ये लोग इंडस और दूसरी जो नदी है बेटा जिसका नाम भारत की हिस्ट्री में और इस चैप्टर में लेना बहुत जरूरी है वो है सरस्वती। देखिए सरस्वती नदी के बारे में हमारे ग्रंथों में हमारे पुराने स्टूडेंट्स, हमारे जो पुराने हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें जानकारी मिलती है, पर इस समय ये जो नदी है वो सूख चुकी है। तो इस समय नदी हमारे पास फ्लोइंग रूप में तो नहीं है, लेकिन हमारी हिस्ट्री में इसके बारे में काफ़ी सारी हमें जानकारी मिलती है। तो आर्य जब भारत में आए थे तो इंडस और सरस्वती नदी के किनारे ही उन्होंने सबसे पहले जब आए तो बसे थे। ठीक है, तो देखिए इंडस जो थी वो आज भले ही आप लोग इतना अच्छे से इसको ना जानते हो क्योंकि इसका अधिकतर पार्ट जो है वो पाकिस्तान में है, कुछ पार्ट भारत में है, लेकिन इंडस नदी जो थी वो भारत के स्टार्टिंग में जब हमारी हिस्ट्री को देखेंगे तो उस समय इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। ठीक है, तो आर्यों के बारे में बात कर रहे हैं, इनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हम लोग। तो इन लोगों जब ये लोग भारत में आए और जिस पोर्शन में लोग रहते थे उस पोर्शन को नाम इन लोगों ने क्या दिया था? सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है, ये है कहाँ, इसको समझ लीजिए। तो अगर आज का भारत हम देखें
तो आज के भारत में जो हरियाणा है बेटा, ठीक है, हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और पंजाब, पंजाब का अनडिवाइडेड पंजाब इस समय भारत में हिस्सा पंजाब का है, कुछ पंजाब पाकिस्तान में भी है, तो उस पूरे पोर्शन को मिला ले तो पूरे पंजाब में तो मुख्यतः कहाँ रह रहे थे, आज के हरियाणा और पंजाब में, और जो पंजाब था जो पाकिस्तान में चला गया है उस वाले पोर्शन को भी इसमें हम लोग शामिल कर लेंगे। तो आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं आर्यों को इनकी जो जरूर देखो बेटा, जब हम आपको समझा रहे तो हमने कहा कि नोमैडिक लाइफ हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो जीते थे, पर उनकी नोमैडिक लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका होती थी वो होती थी रिवर्स की, नदियों की। मतलब वो अधिकतर इस बात की कोशिश में रहते थे कि जहाँ पर नदियों का पानी उन्हें आसानी से मिल सके वो वहीं पर रहते थे। अच्छा, आर्यों के केस में क्या था कि इनको 7 नदियों के द्वारा पानी मिलता था। वो 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं बेटा? सबसे पहले तो आपकी इंडस ही है, फिर दूसरी सरस्वती है, फिर रावी, फिर चिनाब, झेलम, ब्यास, सतलज, जिन नदियों के द्वारा इन लोग को पानी मिलता था। ठीक है, तो आर्यों को 7 नदियों के द्वारा पानी मिलता था। ठीक है, हम इनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे हम देखेंगे तो इसको चलिए समझते हैं। आर्यों में जो मंडली थी, जैसे आर्य जो रहते थे ये कबीले के रूप में रहते थे। ठीक है, अलग अलग मतलब पोर्शन में बटे होते थे, और इनका जो मुख्य होता था, इनका जो चीफ होता था, जो हेड होता था, उसको ये लोग क्या कहते थे? राजन। उसको ये लोग क्या कहते थे? राजन। बात समझ आ रही है? जो इनका चीफ होता था उसको ये लोग क्या नाम, उन लोगों क्या कह करके संबोधित करते थे? राजन। और राजन जो होता था ये सिर्फ अकेले सारे डिसीजंस नहीं लेता था, इसकी समिति बनती थी। ठीक है, उसको इन लोगों ने नाम दे रखा था, एक मेंबर बनता था, असेंबली मेंबर बनते थे उसमें, तो उसका नाम इन लोगों ने दे रखा था समिति। तो राजन जो भी सलाह देता था वो समिति के सलाह से, समिति के परामर्श से ही हर एक निर्णय को देता था। तो इनकी पॉलिटिकल लाइफ में कुछ जो और समझ लीजिए, इनका जो इनके जीवन था वो थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो एडल्ट होते थे वो युद्धों में उनका प्रयोग होता था, और जो छोटे बच्चे होते थे वो एग्रीकल्चरल चीज़ों में भी काफ़ी इस्तेमाल, मतलब एग्रीकल्चरल चीज़ों में अपनी भूमिका निभाते थे। जो एडल्ट होते थे वो वार वगैरह करने में भूमिका उनकी रहती थी, और जो इनकी लाइफ का जो मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से सेटल्ड लाइफ ये लोग जीते थे। ठीक है, हर एक चीज़ को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से ये लोग अपने जीवन को जीते थे। तो ये थी बेटा आर्यों की पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, इनकी सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ के बारे में भी हम लोग बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इसको तो हमने बहुत ब्रीफ समझाया है। ठीक है, हम डिटेल में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं बेटा। आगे के जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम इस चैप्टर को एक बार फिर से शुरू से कंक्लूड करते हुए हर एक चीज़ को अच्छे से, इस चैप्टर को एक बार फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपकी आज सारी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और डिटेल में इस चैप्टर को एक बार फिर से, आज एक तरह से मैंने इंट्रोड्यूसरी के रूप में, इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन के रूप में आप लोग के सामने हमने रखा। आगे के वीडियो में हम इन चीज़ों को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।